हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकित। वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एमसीक्यूज़ करा रहा हूँ फॉर योर टर्म वन प्रिपरेशन। तो हमने चैप्टर वन चैप्टर टू के एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर लिया है। नाउ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चैप्टर थ्री के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। टोटल एमसीक्यूज़ कितने हैं? 20 हैं। बट जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि मैं आपको 20 एमसीक्यूज़ कराऊंगा, बट मैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर एमसीक्यू लेकर आया हूं, ठीक है? तो मैं उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके ऊपर भी बात करूंगा, सो दैट अगर उनसे रिलेटेड भी कोई एमसीक्यू आता है तो वो आपका ना छूटे, ठीक है? सो इनडायरेक्टली आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, और आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो उसके बाद जितनी भी इंफॉर्मेशन है, अगर आपने वो समझ ली, पढ़ ली, याद कर ली, तो उसके बाद आपका एक भी एमसीक्यू नहीं छूटेगा इस चैप्टर के अंदर। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। करना क्या है, आपको नोटबुक लेके बैठ जाइए। 20 एमसीक्यूज़ हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन भी होगी, उसको लिख लेना और एमसीक्यूज़ को अटैम्प्ट करना, और अपना जो स्कोर है नीचे कमेंट करके बताना। राइट? ओके। तो आपको क्या करना है, नोटबुक लेके बैठ जाइए। तो मैं आपको क्वेश्चन पहले दिखाऊंगा, उसके बाद आंसर शो करूंगा। ऑल राइट, सो यू कैन जस्ट लाइक दिस वीडियो एंड शेयर ऑल्सो। तो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर वन इज, डैश मीन्स ट्रेसिंग डिसेंट फ्रॉम फादर टू सन, ग्रैंडसन एंड सो ऑन। तो हम क्या आपको टर्म बतानी है यहाँ पर कि किसका मीनिंग होता है, जिसमें जो डिसेंट है, डिसेंट का मतलब होता है कि जो भी रिसोर्सेज हैं, आपका किंगडम है, राजपाट, वो फादर से सन के पास जाता है, और फिर उसके बाद यहाँ पर ग्रैंडसन के पास, और फिर ये जो प्रोसेस है कि फादर से जो भी रिसोर्सेज हैं वो उसके बेटे को मिलेंगे, फिर उसके बेटे को, एंड सो ऑन, ये चला रहता है। उसे क्या कहते हैं? एक टर्म है, ठीक है? दैट इज किनफॉल्क, दैट इज मैट्रिलिनी, दैट इज पैट्रिलिनी, और ऑप्शन डी है कुल। आपको इसका आंसर बताना है क्या होगा। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज पैट्रिलिनी, राइट? सो पैट्रिलिनी होता है वो। यहाँ पर आप देख सकते हो, पैट्रिलिनी का मतलब होता है कि जो भी रिसोर्सेज है ना, वो फादर से उसके सन के पास ट्रांसफर होते हैं, और उसके बाद उसके सन के पास, और ये जो प्रोसेस है चलता रहता है आगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि सपोज वो जो फादर है उसका कोई सन ना हो, राइट? ऐसा भी हो सकता है। तो जो रिसोर्सेज है ना, इन दोज एक्सेप्शनल केसेस रिसोर्सेज मिलते हैं उनके ब्रदर को, फादर के ब्रदर को, या फिर अगर कोई डॉटर है उनकी। ये बहुत हमें कम देखने को मिलता है। इसके ऊपर भी मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है? हमने यहाँ पर अपनी बुक में प्रभावती गुप्त का केस यहाँ पर देखा है, जहाँ पर जो डॉटर है उसको, या फिर कोई वीमेन है उसको रिसोर्सेज मिले, ठीक है? तो यहाँ पर क्या आपका आंसर हो जाएगा? आंसर विल बी पैट्रिलिनी। नाउ मैट्रिलिनी का मतलब क्या होता है? मैट्रिलिनी यहाँ पर आप देख सकते हो इमेज में, यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है इन दिस स्लाइड। इसमें क्या होता है कि जो रिसोर्सेज है ना, वो मदर की साइड से मिलते हैं, ठीक है? मैट्रिलिनी, यहाँ पर फादर की जगह यहाँ पर मदर होगी, ठीक है? सो मदर को रिसोर्सेज मिलेंगे, उसके बाद उसके सन को ट्रांसफर होंगे, ऐसा प्रोसेस चला रहता है। यहाँ पर आप और भी टर्म्स देखो। अब देखो, क्वेश्चन है एक ही, लेकिन यहाँ पर इन चारों टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी कि आपके चार क्वेश्चन यहाँ पर हो रहे हैं, ठीक है? डन हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको किनफॉल का मतलब पता होना चाहिए। सो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ किनफॉल्क। तो किनफॉल का मतलब होता है ना, लार्ज फैमिलीज। लार्ज फैमिलीज, यहाँ पर जो रिलेटिव्स वगैरह है ना, वो भी इसके पार्ट होते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने एक टर्म और देखी होगी, किनशिप, ठीक है? किनशिप, जो कि आपका चैप्टर का नेम भी है। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो भी फैमिली है ना, उसके अंदर जितने भी मेंबर हैं उनके बीच में कैसे रिलेशंस हैं। सो रिलेशन बिटवीन द मेंबर ऑफ द सेम फैमिली इज किनशिप। और किनफॉल का मतलब लार्ज फैमिली जिसमें रिलेटिव्स, ठीक है? जो भी रिलेटिव्स है ना, वो भी इसके अंदर आते हैं। मैट्रिलिनी मैंने बताया, पैट्रिलिनी आपको बता दिया। कुल का मतलब होता है फैमिली, ठीक है? फैमिली। और आपको यहाँ पर एक जाति, ठीक है, JATI, जाति टर्म भी यूज़ की हुई है बुक के अंदर। उसका मतलब आपको पता ही होगा, कास्ट, ठीक है? ये तो कराने की ज़रूरत है ही नहीं, बट याद रखना टर्म बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। तो आपको स्टेटमेंट कंसिडर करनी है। पहली स्टेटमेंट है, प्रोजेक्ट वॉज बिगन इन 1919 एंड वॉज प्रिपेयर्ड बाय अलेक्जेंडर कनिंगम। तो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ क्रिटिकल एडिशन का 1919 में, और उसको प्रिपेयर किया था अलेक्जेंडर कनिंगम ने। सेकंड स्टेटमेंट कहती है, द प्रोजेक्ट टुक 47 ईयर्स टू कंप्लीट।
47 ईयर्स लगे थे प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? तो आप यहाँ पर रीड करो। ए ओनली 1 कहती है, बी कहती है ओनली 2, सी बोथ 1 and 2 एंड डी नन ऑफ द अबव। तो देखो यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पर पूछा है ट्रू। तो पहली स्टेटमेंट क्या सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं है जी। वाई, क्यों नहीं है? हाँ, 1990 में क्रिटिकल एडिशन प्रिपेयर किया गया था, बट इट वॉज नॉट प्रिपेयर्ड बाय अलेक्जेंडर कनिंगम, इट वॉज प्रिपेयर्ड बाय वूम, इट वॉज प्रिपेयर्ड बाय वी.एस. सुखथांकर। ठीक है, तो वी.एस. सुखथांकर थे, यहाँ पर मैंने सब मेंशन किया हुआ है, डोंट वरी, वी.एस. सुखथांकर। ठीक है, उसके बाद यानी कि ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ठीक है, आप एलिमिनेट भी कर सकते हो ऑप्शंस को। उसके बाद सेकंड यहाँ पर क्या कहती है, द प्रोजेक्ट टू 47 ईयर्स टू कंप्लीट, या सो ओनली बी आपका आंसर होगा, ओनली 2, जहाँ पर आपकी ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ओनली 2। नाउ सिंस हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत, तो जो भी एमसीक्यूज बन सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या था, हमने टेक्स्ट यूज किया था महाभारत सोशल लाइफ के बारे में पता लगाने के लिए। तो एक प्रोजेक्ट था जो कि दिया गया किसकी लीडरशिप में, वी.एस. सुखथांकर। यहाँ पर क्या था कि जितने भी इंडिया के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं ना, मतलब जगह जगह जाके जो भी स्टोरीज या फिर हमें टेक्स्ट मिल रहे हैं महाभारत से रिलेटेड, उनको कलेक्ट करना है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से। ठीक है, इस प्रोजेक्ट में 47 ईयर्स लगे और यहाँ पर 13,000 पेजेस को कलेक्ट किया गया, उसके साथ साथ काफ़ी सारी वॉल्यूम्स को। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली, सोशल लाइफ के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली कि वहाँ के लोग कैसे थे, कास्ट सिस्टम क्या था, वर्ण सिस्टम, गोत्र सिस्टम, मैरिजेस के रूल्स, राइट। तो इतना आपको पता होना चाहिए, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा रिलेटेड टू दिस टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 3 ना, कोई कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है मैरिज से लेकर। आपने 4 तरह की मैरिज पढ़ी है, बॉक्स में गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में भी लाइक दिस, नेम द टाइप ऑफ मैरिज। ठीक है, आपको एक मैरिज का टाइप बताना है जहां पर क्या होता है, अ मैन हैविंग सेवरल वाइफ्स, जहां पर एक मैन की काफ़ी सारी वाइफ्स होती हैं। तो आपको बताना है एक्सोगैमी, एंडोगैमी, पॉलीगिनी, पॉलीएंड्री। तो यहाँ पर इसको आप क्वेश्चन कंसिडर मत करना, क्योंकि यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आ सकता है 4 मैरिजेस को लेकर। ठीक है, यहाँ पर मैंने खाली क्वेश्चन नंबर 3 डाला हुआ है, इसमें इनडायरेक्टली आपके 4 क्वेश्चन कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको चारों मैरिजेस के बारे में पता होना चाहिए और कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई भी आ सकता है और मुझे लग रहा है कि इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो देखो, एंडोगैमी कौन सी मैरिज होती है? वैसे इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, आपको बताना क्या था, यहाँ पर एक मैन की सेवरल वाइफ्स होती हैं, सो पॉलीगिनी। ठीक है, पॉलीगिनी यहाँ पर भी आप देख सकते हो, पॉलीगिनी के अंदर ए मैन हैविंग सेवरल वाइफ्स। ठीक है, सो एंडोगैमी क्या होती है? मैरिज विद इन द कास्ट। एक्सोगैमी मैरिज विद इन द आउटसाइड द कास्ट। पॉलीगिनी का मतलब ए मैन हैविंग सेवरल वाइफ्स, और पॉलीएंड्री का मतलब कि एक वीमेन जिसके काफ़ी सारे हस्बैंड्स होते हैं, इसका अपोजिट। इन दोनों का आपको लेके चलना है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए माइंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसके बारे में, मैरिजेस के बारे में। तो आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देना चाहता हूँ। देखो, यहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे मैरिज से रिलेटेड, और वो किस में मेंशन है? 2 टेक्स्ट में, धर्मशास्त्र एंड धर्मसूत्रास, 2 टेक्स्ट हैं ये, जहाँ पर जो भी मैरिज से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके बारे में मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पर क्या था, 8 टाइप की मैरिजेस हैं इन टेक्स्ट के अंदर बताई हुई हैं। उनमें से 4 ना अच्छी मैरिज हैं और 4 बेकार हैं। और यहाँ पर रूल्स आपको बताने हैं कि कौन कौन से रूल्स थे। तो रूल्स को लेकर भी स्टेटमेंट आ सकती है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द रूल्स ऑफ मैरिजेस। ठीक है, तो आपको बताना होगा तो कौन कौन से रूल्स हैं। यहाँ पर क्या था, वीमेन डू नॉट हैव राइट ऑन द रिसोर्सेज ऑफ हर फादर ऑफ हर हाउस सच एज किंगडम। यानी कि वीमेन के पास कोई भी राइट नहीं होता था कि जो भी उसके घर के अंदर रिसोर्सेज हैं उनको वो एक्वायर करे, उसका कोई भी राइट नहीं होता था। ठीक है, यहाँ पर एक्सेप्शन ये है कि जब भी उसकी शादी हो रही है तो कोई भी जो भी यहाँ पर उसके फैमिली मेम्बर हैं वो उनको गिफ्ट वगैरह दे सकते हैं, ये एक्सेप्शन केस है यहाँ पर। और यहाँ पर कोई भी रिसोर्सेज है उस पर अधिकार नहीं है। ऐसा माना जाता था कि वीमेन की शादी होगी एंड उसको अपने ससुराल में जाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर दे हैव टू मैरी एट द राइट टाइम विद द राइट पर्सन। एक राइट टाइम पे मैरी करना होता था राइट पर्सन के साथ। और कन्यादान एक इम्पॉर्टेंट ड्यूटी होती थी किसकी? फादर की, जो कि आज भी आपको देखने को मिल जाता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। विच टैक्स लेड डाउन द ड्यूटीज ऑफ चांडास और अनटचेबल्स। सो अनटचेबल्स के बारे में किस टेक्स्ट में लिखा हुआ है, उनकी ड्यूटीज क्या थी? अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, इंडिका, धर्मसूत्रास। सो द करेक्ट आंसर इज बी, ऑप्शन बी। विच वन इज
मनुस्मृति, यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज मनुस्मृति। सो मनुस्मृति में लिखे हुए हैं कुछ इंपॉर्टेंट ड्यूटीज ऑफ चांडाल्स। आपने वर्ण सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा, अनटचेबल्स वर्ण सिस्टम के बाहर थे, राइट। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दे वर कॉल्ड इम्प्योर एंड पीपल डोंट टच दैम, दिस मेक दैम इम्प्योर इफ टच। सो ऐसा मानते थे कि उनको वो टच नहीं करते थे, टच करेंगे तो हम इम्प्योर हो जाएंगे, आप पवित्र हो जाएंगे। एंड दे वर ऑल्सो कॉल्ड एज चांडाल्स एंड बारबेरियंस, BARIANS, बारबेरियंस। सो उनको बारबेरियंस भी कहा जाता था। मनुस्मृति में हमें उनकी ड्यूटीज़ देखने को मिलती हैं, तो कुछ ड्यूटीज़ को आप एक बार रीड कर लो, मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ। उनकी ड्यूटी ये थी कि उन्हें क्या करना होता था, डेड एनिमल या फिर कोई ऐसे पर्सन जिसके घर में कोई भी रिलेटिव नहीं है, ठीक है, उसकी जो बॉडी है उसको बर्न करना होता था, उसका क्रीमेशन करना होता था बेसिकली। एंड उसके बाद इन्हें क्या होता था, इन्हें घर के बाहर मतलब विलेज के बाहर रहना होता था। बेकार जो यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन होते हैं, उनको वो यूज़ करते थे। ये क्या करते थे, कोई भी डेड बॉडी है, सपोज कोई पर्सन है उसकी डेथ हो गई, तो उसका उसके जो भी क्लोथ्स हैं, ओल्ड पुराने क्लोथ्स, उनको वो पहनते थे। आयरन के ऑर्नामेंट्स पहनते थे। ये रात में नहीं आ सकते स्ट्रीट के अंदर। उसके साथ साथ यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनके ऊपर क्वेश्चन भी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या मतलब, क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, बट यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 चाइनीज ट्रैवलर थे जो कि ट्रैवल किया था जिन्होंने इंडिया के अंदर, उनमें से पहले फायान थे। इन्होंने ये लिखा हुआ है अपनी बुक के अंदर कि जो भी ये अनटचेबल्स थे, इन्हें क्या करना होता था, इन्हें तालियां बजानी होती थी जब भी ये गली के अंदर आते थे। जिससे क्या होगा, जो भी नॉर्मल पीपल हैं जो कि ऊंची कास्ट के हैं, वो अंदर अपने कमरे में चले जाएंगे घर के अंदर, और वो उनको देखेंगे भी नहीं। तो आप समझ सकते हो कितना वैसा सिस्टम था, अनटचेबल्स की कैसी हालत थी, कैसा उनको माना जाता था, लोग उनको देखने से भी बचते थे। उसके साथ साथ हुआन सांग इन्होंने भी मेंशन किया है कि इनको फोर्स करते थे कि ये सिटी के बाहर रहें, विलेज के बाहर रहें, ठीक है। सो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो सकती है, बट मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी बड़ी वीडियो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बट जितनी भी चीज़ें हैं वो कवर हो जाएं। उसके बाद आपको ये ना रहे कि कुछ छूट ना जाए हमारा, ठीक है। सो हु रोट दैट, किसने लिखा है ये, दैट अनटचेबल हैड टू साउंड ए क्लैपर इन द स्ट्रीट सो दैट पीपल कुड अवॉइड सीइंग देम। अभी मैंने आपको बताया ये कि तालियां बजानी होती थी उनको, सो दैट जो पीपल हैं वो उनको देखने से बचें। फायान ने बताया हुआ है ये, हुआन सांग ने, ईजिंग ने, या फिर डेन जाओफिंग ने। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज फायान। यहाँ पर आप देख सकते हो फायान ने बताया हुआ है, इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सातवाहन रूलर्स वर द पावरफुल रूलर्स ऑफ। तो सातवाहन जो रूलर थे वो किस जगह के पावरफुल रूलर थे, डेक्कन या फिर सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, या फिर सदर्न इंडिया। सो यहाँ पर आपको पता चलना चाहिए कि पता होना चाहिए बेसिकली कि वो किस एरिया के थे वो। सो यहाँ पर इन्होंने रूल किया था सातवाहन्स ने इस एरिया में, डेक्कन वाले एरिया में। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, डेक्कन एंड सेंट्रल इंडिया, राइट। इसी के हमें एक इंपॉर्टेंट रूलर देखने को मिलते हैं, गौतमी पुत्र श्री SHRI सतकर्णी, ठीक है, गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी हमें इंपॉर्टेंट रूलर हैं। ऐसा मेंशन भी क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये इंपॉर्टेंट जो रूलर हैं वो किस डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। ऑप्शन होगा मौर्यन होंगे, या फिर दूसरा ऑप्शन हो सकता है गुप्ताज, थर्ड ऑप्शन कानवाज, या फिर शाक्स, फोर्थ सातवाहन्स। तो फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर, सातवाहन। क्वेश्चन नंबर 7 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द 4 वर्णास। अब देखो, कोई भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं वो स्टेटमेंट की फॉर्म में भी आ सकता है, या कोई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी है वो सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है। तो कैसे भी क्वेश्चन घुमा के आ सकते हैं, बट इतना नहीं घुमाएंगे कि आपको समझ में ना आए। आपको बस आइडिया होना चाहिए। ये खाली प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चांसेस है कि यही एग्जाम में आए, थोड़ा बहुत स्टेटमेंट चेंज करके या फिर आगे पीछे होके। बट ये जितने भी बातें बता रहा हूँ, आपने इनको अगर अच्छे से समझ लिया तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा, राइट। सो स्टेटमेंट 1 क्या है, द क्षत्रियज वर एट द टॉप इन वर्ण सिस्टम। सो क्षत्रिय जो थे वो टॉप पे थे वर्ण सिस्टम के अंदर। उसके बाद यहाँ पर दूसरी स्टेटमेंट है, द ड्यूटी ऑफ ब्राह्मण्स इज टू प्रोटेक्ट पीपल बाय इंडल्जिंग इन वॉर्स। ड्यूटी होती थी ब्राह्मण्स की, वो क्या करे, पीपल को प्रोटेक्ट करे, वॉर लड़े, वॉर में लड़ने के बाद, ठीक है।
उसके बाद है थर्ड स्टेटमेंट, द शूद्रास वर एट द बॉटम। तो शूद्रास जो थे वर्ण सिस्टम के बेसिकली क्या थे, बॉटम पे थे। यहाँ पर जातीज एंड वर्ण्स बोथ आर सेम। इनकरेक्ट आपको बतानी है स्टेटमेंट। यहाँ पर आप देख सकते हो ओनली 1, 1 2 4 3 एंड 4 एंड ऑल ऑफ द अबव। सो वीडियो को पॉज करो और आंसर अटैम्प्ट करो। क्या स्टेटमेंट आपको इनकरेक्ट लगती है, हम देखते हैं। चलो अभी, क्या क्षत्रिय टॉप पे थे? बिल्कुल नहीं, ब्राह्मण्स थे। ड्यूटी क्या थी ब्राह्मण्स की? नहीं, ये क्षत्रिय की ड्यूटी थी कि वो वॉर लड़े और पीपल को प्रोटेक्ट करे। ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। शूद्रास जो थे बॉटम पे थे, जी हाँ बिल्कुल थे। जाति से वर्ण बोथ आर सेम, नहीं, जाति और वर्ण में डिफरेंस होता है। वर्ण 4 फिक्स हैं, जाति फिक्स नहीं होती, ठीक है। सो द इनकरेक्ट ही पूछा है, तो इनकरेक्ट है 1, उसके बाद यहाँ पर 2 एंड 4, 1 2 एंड 4, बी विल बी द करेक्ट आंसर, 1 2 एंड 4। तो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ण सिस्टम, कुछ और इन्फॉर्मेशन जान लो। वर्ण सिस्टम क्या था? वर्ण सिस्टम में 4 बेसिकली कैटेगरीज थी। ब्राह्मण टॉप पे थे, क्षत्रिय, वैश्यास एंड शूद्रास। इनका जो काम था वो डिवाइडेड था। धर्मशास्त्र एंड धर्मसूत्रास के अंदर हमें इनकी ड्यूटीज देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर आप देखो क्या क्या इनकी ड्यूटीज थी, क्या उनका काम था। तो ब्राह्मण का काम था कि वो क्या करते थे, स्टडी करते थे और टीच करते थे वेदास को, सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करते थे, गिफ्ट लेते थे। क्षत्रिय क्या करते थे, पीपल को प्रोटेक्ट करेंगे, ये वॉर में लड़ेंगे, टैक्स कलेक्ट करेंगे, ठीक है, जस्टिस प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ साथ वेदास को स्टडी भी करते थे और सैक्रिफाइस ये परफॉर्म करवाते थे। किसके द्वारा? ब्राह्मण द्वारा। वैश्यास हमें देखने को मिलते हैं नंबर 3 पे। एग्रीकल्चर करते थे, पैस्ट्रोलिज्म और उसके बाद ट्रेड। शूद्रास का काम क्या था? जो भी ये अबव वर्णास है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास, इनको सर्व करना, ठीक है। इसमें सर्वेंट्स आते हैं, तो ये ड्यूटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ यहाँ पर मैं आपको ये बताने देना चाहता हूँ कि वर्ण सिस्टम जो था, यहाँ पर आपने देख लिया कि जो ब्राह्मण है, ठीक है, और वैश्यास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास एंड शूद्रास, ये, ठीक है, इसके अंदर हमें 4 देखने को मिलते हैं, 4 वर्ण देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर क्या मेंशन है, क्या ड्यूटी है, हमने ये भी देखी कि ड्यूटी ये है कि जो क्षत्रिय है, ठीक है, वही क्या होगा, वही किंग होगा, ठीक है, क्षत्रिय ही किंग होगा। लेकिन हमें कुछ ऐसे एक्सेप्शन भी देखने को मिले हैं जहाँ पर कुछ ऐसे रूलर्स भी हैं, मतलब ऐसे पीपल भी रहे हैं जो कि क्षत्रिय ना होके भी उन्होंने रूल किया है, वो किंग बने हैं। रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि आप अगर क्षत्रिय हो ना, तभी आप किंग बन सकते हो। लेकिन हमें कुछ ऐसे एक्सेप्शन देखने को मिले हैं जहाँ पर काफ़ी सारे लोग जिन्होंने, जो किंग बने, जिन्होंने रूल किया, बट जो कि क्षत्रिय नहीं थे, या तो ब्राह्मण थे या फिर लोअर वर्ण से बिलोंग करते थे। यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ वो कौन से एविडेंस या फिर एक्सेप्शन हमें देखने को मिलते हैं। पहला यहाँ पर आप देखो कि जो हमें ये देखने को मिलता है कि जो मौर्यंस थे ना, वो लो ओरिजिन के थे, यानी उनका जो वर्ण था वो क्षत्रिय से नीचे था। उसके बाद जो शुंगास और कानवास थे, ये ब्राह्मण्स थे, तब भी इन्होंने रूल किया। देखो, शाक्स जो थे वो अनटचेबल्स थे और बारबेरियंस थे। और सातवाहन, जिनके बारे में ये क्वेश्चन भी था अभी, ठीक है, वो ब्राह्मण थे, फिर भी इन्होंने रूल किया। अब आप बोलोगे कि लोग मना नहीं करते थे, मतलब अब देखो इनके पास पावरफुल, बहुत ज़्यादा पावर थे इनके पास, ठीक है। तो ऐसा कोई मतलब सोसाइटी में इनको मना नहीं करता था कि आप रूल क्यों कर रहे हो, क्योंकि इनके पास बहुत पावर थी। सो ये अपने आप को क्या करते थे, स्टैब्लिश करते थे और रूल करते थे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? विच ऑफ दीज रूलर्स फॉलोड एंडोगैमी। तो एंडोगैमी मतलब मैरिज विद इन कास्ट। मौर्यंस थे वो, कुशाण्स, गुप्तास, सातवाहंस। तो कौन से ऐसे रूलर्स है जिन्होंने एंडोगैमी को प्रैक्टिस किया है? सातवाहंस है वो, ठीक है, डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डैश एंड डैश कंटेन रूल्स एंड द आइडियल एक्यूपेशन ऑफ द 4 कैटेगरीज ऑफ वर्णास। यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया है कि कौन सा टेक्स्ट था जिसके अंदर हमें ड्यूटीज़ देखने को मिली हैं, ठीक है, या फिर एक्यूपेशन देखने को मिला है। जो भी 4 वर्ण सिस्टम के अंदर 4 कैटेगरी हैं उनका, वो टेक्स्ट का नाम बताना है। मनुस्मृति या फिर अर्थशास्त्र, धर्मसूत्रास एंड धर्मशास्त्र, सुत पिटक और विनय पिटक, एंड डी है नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, धर्मशास्त्र एंड धर्मसूत्रास। इस टेक्स्ट के अंदर बुक्स हैं ये बेसिकली, और इस टेक्स्ट के अंदर हमें जो भी ड्यूटीज़ हैं या फिर आप बोल सकते हो एक्यूपेशन है, जो भी 4 कैटेगरी हैं वर्ण सिस्टम के अंदर, ठीक है, उनकी ड्यूटीज़ वगैरह मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? हु वर निषद। तो यहाँ पर एक टर्म यूज़ हुई है आपकी बुक में, निषद, ठीक है। कौन होते हैं? सिटी ड्वेलर्स होते हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं, या फिर पीपल जो पैलेसेस में रहते हैं, या फिर नन ऑफ द अबोव।
सो ये वो लोग होते हैं जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं ये, राइट, निषद्स, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, वट वर द नॉन संस्कृत स्पीकिंग फॉरेनर्स कॉल्ड इन द सोशल सिस्टम विद वर्ण सिस्टम। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा हुआ है कि फॉरेनर थे, ये बाहर से आए हुए लोग थे जिनको संस्कृत नहीं आती थी, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम मलिशियस कहते हैं, या फिर निषद कहते हैं, शूद्रास कहते हैं, या फिर वेश्यास। सो द करेक्ट आंसर विल बी, एक अलग सी टर्म है, वही इसका आंसर होगा। ठीक है, आपको समझ आना चाहिए, मलेशियाज। ठीक है, एक ये टर्म है, ये उनके लिए यूज़ की जाती है जो कि फॉरेनर थे, और ये पीपल आए थे बाहर से, मतलब फॉरेनर थे, और नॉन संस्कृत स्पीकिंग पीपल थे जिनको संस्कृत नहीं आती थी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 12 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू चांडाल्स। सो स्टेटमेंट आपको कंसीडर करनी है रिलेटेड टू चांडाल्स और अनटचेबल्स। पहली स्टेटमेंट है, मनुस्मृति लेट डाउन द ड्यूटीज ऑफ चांडाल्स एंड अनटचेबल्स। उसके बाद है, दे हैड टू लिव आउटसाइड द विलेज, बाहर रहना पड़ता था उन्हें विलेज के। पीपल क्या करते थे, उनको देखने से और छूने से बचते थे, और ये क्या करते थे, गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स पहनते थे। स्टेटमेंट आपको ट्रू बतानी कौन सी है, 1 and 2, 2 and 4, 1, 3 and 4 एंड 1, 2, 3। सो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है ना, ट्रू। तो देखो हम बारी बारी देखते हैं, मनुस्मृति में ड्यूटीज लिखी हैं, बिल्कुल राइट है। दे हैड टू लिव आउटसाइड द विलेज, हाँ विलेज के बाहर रहना पड़ता था, पीपल फोर्स करते थे। पीपल अवॉइड टू सी एंड टच दैम, हाँ उनको देखने से और छूने से बचते थे लोग। दे वियर गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स, नो नो नो। आपको लगता है कि वो क्या, उनको सोसाइटी अलाउ करेगी कि आप गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स को पहनो? ये आयरन के ऑर्नामेंट्स को पहनते थे। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर, ट्रू पूछा है तो 1, 2 and 3, 1, 2, 3 डी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, हु इज कंसीडर्ड एज द ऑथर ऑफ महाभारत। तो आप इनके बारे में बचपन से सुनते हो कि किनको हम मानते हैं महाभारत के ऑथर हैं। वेद व्यास, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि तुलसीदास एंड नन ऑफ द अबव। सो सिंपल क्वेश्चन, वेद व्यास। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो इस टॉपिक से ये क्वेश्चन उठाया हुआ है। ठीक है, जहाँ पर मेंशन है कि जो महाभारत है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, नरेटिव वाला पार्ट है और डायडेक्टिक वाला पार्ट है। कौन सा कब कंपाइल किया गया और रियल ऑथर कौन है, ये आप एक बार रीड कर लेना स्लाइड को। क्वेश्चन नंबर 14 इज, हु वॉज द एक्सेप्शनल वीमेन हु गॉट एक्सेस टू लैंड एंड अदर रिसोर्सेज इन एंशिएंट इंडिया। सो वो कौन सी वीमेन है, एक्सेप्शनल वीमेन है वो, जिनको लैंड और अदर रिसोर्सेज का राइट हमें देखने को मिला कि उन्हें किंगडम दिया गया। वैसे अलाउ नहीं था कि कोई भी वीमेन है उसको किंगडम दिया जाए, लेकिन इसलिए यहाँ पर वर्ड एक्सेप्शनल यूज़ किया गया है। और एंशिएंट इंडिया में आपको बताना है, रजिया सुल्तान, प्रभावती गुप्ता, श्री गौतमी, नन ऑफ द अबव। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर आप बोल सकते हो रजिया सुल्तान को भी, वैसे आंसर क्या है, प्रभावती गुप्ता है इसका आंसर, लेकिन आप रजिया सुल्तान भी बोल सकते हो बिकॉज यहाँ पर क्या था, इनको रिसोर्सेज देखने को मिले थे, लेकिन ये मेडिवल इंडिया के अंदर हुआ था। ठीक है, आपने सुना होगा ना रजिया सुल्तान के बारे में, जो कि वीमेन होके भी रूलर बनी थी। लेकिन यहाँ पर एंशिएंट इंडिया का पूछा हुआ है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ मेडिवल इंडिया व्हेन दिल्ली सल्तनत वाज देयर। यहाँ पर एंशिएंट इंडिया का पूछा हुआ है, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर प्रभावती गुप्त होगा। जब गुप्ता एम्पायर चल रहा था तो यहाँ पर हमें चंद्रगुप्त सेकंड की डॉटर थी ये। ठीक है, इनकी शादी हुई थी एक राजा से, इनकी डेथ हो जाती है, उसके बाद जो भी उनके हस्बैंड का किंगडम होता है वो इनको मिल जाता है। वैसे ये अलाउ नहीं था कि कोई भी किंगडम है वो वीमेन को दिया जाए, बट दिया जाता है, इसलिए यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया एक्सेप्शनल वीमेन एंशिएंट इंडिया की। सो द करेक्ट आंसर इज प्रभावती गुप्त। क्वेश्चन ये भी आ सकता है किसकी डॉटर थी, चंद्रगुप्त सेकंड की, गुप्ता रूलर थे वो। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, द आर्कियोलॉजिस्ट हु एक्सकवेटेड ए विलेज नेम्ड हस्तिनापुर इन मेरठ। तो वो कौन से आर्कियोलॉजिस्ट है जिन्होंने एक्सकवेट किया है एक विलेज जिसका नाम है हस्तिनापुर, मेरठ में ये लोकेटेड है। आपको उन आर्कियोलॉजिस्ट का नाम बताना है, बीबी लाल, बीडी बैनर्जी, वीएस सुखतांकर, नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज बीबी लाल। इन्होंने एक्सकवेट किया है मेरठ के अंदर एक विलेज हस्तिनापुर। ये वही वाला हस्तिनापुर है जो कि जिसका मेंशन हमें महाभारत में देखने को मिलता है। देखो इस चैप्टर में ना महाभारत को एज अ टेक्स्ट यूज किया गया है सोशल लाइफ के बारे में पता लगाने के लिए कि उस समय सोसाइटी कैसी थी। उसके साथ साथ और भी टेक्स्ट हैं, राइट।
क्वेश्चन नंबर 16 इज धर्मशास्त्र एंड धर्मसूत्रास recognized as many as dash forms of marriage. Of these, the first four were considered as good while the remaining were condemned. धर्मशास्त्र और धर्मसूत्रास के अंदर हमें कुछ मैरिजेस देखने को मिलती हैं. कितनी टाइप की ये क्वेश्चन पूछ रहा है. उनमें से बोला ये जा रहा है, ये फालतू की स्टेटमेंट दी हुई है यहाँ पर, उनमें से क्या है 4 मैरिजेस को अच्छा माना जाता है. तो आप इसे फोकस ना करो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इस पे फोकस करो. कितनी मैरिजेस मेंशन है धर्मशास्त्र धर्मसूत्रास में? 8 है, 12 है, 14 है या फिर 3 है. सो 8 यहाँ पर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जिनमें से 4 गुड मानी जाती हैं और 4 बैड मानी जाती हैं. ठीक है. सो 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस आर मेंशन्ड इन द टेक्स्ट धर्मशास्त्र एंड धर्मसूत्रास. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17. विच ऑफ द ब्लो इज आर करेक्ट विद रिगार्ड टू गोत्र ऑफ वीमेन. तो वीमेन के गोत्र को लेकर कौन सी स्टेटमेंट सही है? ठीक है. यहाँ पर क्या करेक्ट पूछा हुआ है? हाँ, करेक्ट पूछा हुआ है. सो स्टेटमेंट पहली क्या है? द वीमेन हैव टू गिव अप हिज फादर गोत्र एंड अडॉप्ट ऑफ देयर हस्बैंड गोत्र. ठीक है. सो मैरिज के बाद क्या होता था, जो वीमेन है उसको अपने फादर का गोत्र छोड़ के अपने हस्बैंड का अपनाना होता था, और सेम गोत्र के मेंबर मैरी भी नहीं कर सकते थे. तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली 1, ओनली 2, बोथ, नन ऑफ द अबव. सो देखा जाए बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. कैसे? देखो, वीमेन को क्या करना होता था, अपने फादर का गोत्र छोड़ के अपने हस्बैंड का अडॉप्ट करना होता था मैरिज के बाद. यह आज भी होता है, और ये भी आज हमें देखने को मिलता है. सेम गोत्र के पर्सन मैरी नहीं कर सकते, बिकॉज ये माना जाता है कि वो सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं इनडायरेक्टली. ठीक है. सो सी विल बी द करेक्ट आंसर, बोथ 1 एंड 2. यहाँ पर हम गोत्र के बारे में बात कर रहे हैं, सो आप कुछ इन्फॉर्मेशन और जान सकते हो. ठीक है. गोत्र जो है उनका नेम कहाँ से आता है? जो भी वैदिक शीर्ष है, ऋषि मुनि हैं बड़े बड़े, ठीक है, उनके नाम पे गोत्र का नाम आता है, पड़ता है. ठीक है. देयर वर सेवरल रूल्स रिलेटेड टू गोत्र. तो यहाँ पर इन 2 रूल्स के ऊपर तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा अभी. ठीक है. तो यहाँ पर इनको मैंने एक्सप्लेन कर दिया. उसके बाद यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि हमें एक और एक्सेप्शन देखने को मिलता है. एक्सेप्शन क्या है? रूल क्या कहता है कि क्या करना होगा, जो मैरिज के बाद वीमेन को गोत्र छोड़ना पड़ेगा अपने फादर का और अपने हस्बैंड का अडॉप्ट करना होगा. बट यहाँ पर जो वाइफ थी ना सातवाहन रूलर्स की, इन्होंने क्या किया, अपने फादर का जो गोत्र है उसको कंटिन्यू किया. ठीक है. और यहाँ पर क्या था कि जो सातवाहन रूलर थे ना, ठीक है, और इनकी जो भी जिसके साथ शादी हो रही थी, जो भी इनकी वाइफ होने वाली वाइफ थी, उनके और ये जो रूलर थे सातवाहन रूलर, इनके जो गोत्र है वो मैच भी करते थे, तब भी इनकी शादी हुई. तो ये हमें एक्सेप्शन देखने को मिला है. ठीक है. सो मेक श्योर टू रिमेंबर दीज पॉइंट्स. क्वेश्चन नंबर 18 इज विच ऑफ द ब्लो स्टेटमेंट इज आर ट्रू, आई मीन फोल्स. फोल्स आपको बतानी स्टेटमेंट कौन सी है. ए स्टेटमेंट कहती है द शुंगास एंड कानवास वर ऑफ लो ओरिजिन. सातवाहन जो थे वो ब्राह्मण थे, शाक्स थे अनटचेबल्स, और नन ऑफ द अबोव. सो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, यहाँ पर आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ऑप्शन ए. यहाँ पर जब मैं आपको बता रहा था कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया गया, ठीक है, पीपल के द्वारा, और वो क्षत्रिय ना होके भी किंग बने, तो यहाँ पर हमें देखने को ये मिलता है कि ये जो ए स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, बिकॉज शुंगास और कानवास जो थे वो लो ओरिजिन के नहीं बल्कि वो ब्राह्मण्स थे वो. ठीक है. और ये स्टेटमेंट करेक्ट है. सातवाहन तो ये तो ब्राह्मण थे, और शाक्स अनटचेबल्स थे. जी हाँ, बिल्कुल. यहाँ पर आप रीड कर सकते हो. ये मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन भी आया था इससे रिलेटेड, मैंने वर्ण सिस्टम के बारे में जब बता रहा था तब भी मैंने एक्सप्लेन की हुई है ये चीज़ें. ठीक है. उसके बाद हम लास्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ पहुंच गए हैं. क्वेश्चन नंबर 19 इज आइडेंटिफाई द ब्लो इमेज. तो इमेज को लेकर भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको मेंशन करना होगा इसका नेम. ठीक है. अगर ऑप्शन भी आते हैं तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन मेंशन नहीं किए हैं, बट यहाँ पर आपको पता होना चाहिए ये इमेज क्या शो करती है. अब यहाँ पर आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि क्या हमें जितनी भी बुक में इमेज है सबको पढ़ना है. देखो, आपको जो भी लगता है कि इंपॉर्टेंट है या फिर जो भी बुक के अंदर इमेजेस है ना, एक बार उनको देख लो वो किसके बारे में है, थोड़ा आपको नज़र में आ जाएगा तो सही रहेगा. क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में तो नहीं छूटेगा. ठीक है. जैसे कि देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको ये अर्जुन दिख रहे हैं, ये यहाँ पर तीर चला रहे हैं. तो सिंपल ये हमें क्या दिखाता है, ये सीन दिखाता है किसका, महाभारत का. सो इट इज़ अ टेराकोटा स्कल्पचर डिपिक्टिंग ए सीन फ्रॉम महाभारत. टेराकोटा बंट क्ले होती है, ठीक है, और स्कल्पचर मतलब मूर्ति.
ये क्या शो कर रही है? महाभारत का सीन। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द ब्लू रूलर्स वर मैट्रोनिमिक्स। सो इनमें से कौन से जो रूलर है वो मैट्रोनिमिक्स की कैटेगरी में आते हैं? देखो, मैट्रोनिमिक्स एक टर्म है, आपकी बुक में मेंशन है। आपको ये क्वेश्चन अजीब सा लगेगा, ठीक है, बिकॉज आपने आई थिंक इस पे फोकस ना दिया हो। इसका मतलब होता है कि ऐसे रूलर जो कि क्या करते हैं, जो कि अपनी जो मदर की लीनेज है ना उसको फॉलो करते हैं। यानी कि वो क्या करेंगे, अपनी मदर का जो भी नेम है उसको लगाएंगे अपने नेम के आगे, ठीक है, यानी उनका जो लीनेज है ना उसको फॉलो करेंगे। बेसिकली यहाँ पर कॉमनली क्या होता है, हम देखते हैं कि फादर की लीनेज को ही फॉलो किया जाता है, उनके सरनेम को फॉलो किया जाता है, उनके नेम को फॉलो किया जाता है। लेकिन मैट्रोनिमिक्स वो लोग होते हैं जो कि मदर की जो भी लीनेज है उसको फॉलो करते हैं। अभी आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो वो कौन से रूलर्स थे? मौर्यंस थे, गुप्ता, सातवाहंस या फिर नन? सो द करेक्ट आंसर इज सातवाहंस। यहाँ पर मैंने आपको बताया था इनके सातवाहन के इंपॉर्टेंट रूलर एंड पावरफुल रूलर गौतमी पुत्र सतकर्णी, श्री सतकर्णी, ठीक है। तो यहाँ पर गौतमी के पुत्र श्री सतकर्णी, तो ये क्या करते थे, अपने नेम के आगे ना अपनी मदर का नेम लगाते थे, इसी वजह से हम इनको मैट्रोनिमिक्स कह रहे हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, सातवांश थे वो, राइट। सो ये थे 20 MCQs। यहाँ पर आप इधर देख भी सकते हो, सी आपका करेक्ट आंसर होगा। सो ये टोटल आपके 20 MCQs थे, बट इनडायरेक्टली अगर मैं यहाँ पर बताऊँ तो ये काफ़ी सारे MCQs आपके सॉल्व हो गए इनडायरेक्टली। मैंने काफ़ी सारे जो आपकी चीज़ें हैं, पॉइंट्स हैं, उनको भी क्लियर किया हुआ है। फिर भी कोई डाउट है कमेंट में आप मेंशन कर देना, मैं रिप्लाई करूँगा। और उसके साथ साथ PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी इसकी, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, अभी जो भी आपका स्कोर है उसको मेंशन करो, और आपको वीडियो कैसी लगी फीडबैक ज़रूर देना, राइट। सो राइट नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।